इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा जहां जोरदार हंगामा हुआ है सीएजी की हेल्थ रिपोर्ट को लेकर चर्चा से पहले ही आज विधानसभा के भीतर हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा में सीएजी की हेल्थ रिपोर्ट पर आज चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले ही शुरुआत हंगामेदार सदन की आज रही। दरअसल वो 21 विधायक आम आदमी पार्टी के जिन्हें सस्पेंड किया गया था 3 दिन के लिए, उनका सस्पेंशन आज खत्म हुआ और ऐसे में जब वो सदन में पहुंचे तो उनकी तरफ से जिस तरीके से विधानसभा परिसर में भी उनको दाखिल नहीं होने दिया गया, इसको लेकर जब बात रखी गई, देखते ही देखते मामला कितना हंगामेदार हो गया, ये देखिए जरा। दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। हाँ जी, सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? तो देखिए, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पार्टी के विधायकों के बीच ये बहस उस वक्त हुई जब कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या सदन के समक्ष रख रहे थे। कुलवंत राणा ने संबंधित मसले में अनियमितताओं को देखते हुए सदन से जांच कराने की मांग की। इस पर संजीव झा ने टोक डाला, जिस पर बीजेपी विधायक कुलवंत राणा भड़क गए। सुनिए। दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ, वो नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, वो नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ है, वो नहीं चले। मैं बोल रहा हूँ, ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है। और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने वो कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास में करने की? ये कल का बच्चा मेरे से आप अपना वक्तव्य जारी रखिए। अनुशासन का पालन करें आप। अरे तो छेड़ रहे हैं, अनुशासन पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ, मैं बोल नहीं रहा। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपना स्थान ले। आप जारी रखिए अपना बात। तो देखिए कैसे अलग अलग मुद्दे जो हैं उनको लेकर हंगामा विधानसभा में हो रहा है। मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन में प्ले कार्ड दिखाने पर उन्होंने धमकी दे दी। दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि अगर मैं चेयर पर बैठा तो तुम लोगों को फौरन सदन से बाहर कर दूंगा। अध्यक्ष जी, मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं, और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवें, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए, ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और बलराम से जानते हैं ये मामला तो बहुत तीखी आर पार का बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सदन के भीतर होता हुआ नजर आ रहा है। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट पर सदन के अंदर चर्चा हो रही थी और उसको लेकर के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन इसी दौरान विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा होता रहा। प्ले कार्ड दिखाए गए जिसको लेकर के विपक्ष ने सरकार पर हमला करने की कोशिश की, तो सरकार की तरफ से जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने विपक्ष पर हमला करने की कोशिश की। बात यहां तक बढ़ गई कि जो डिप्टी स्पीकर हैं मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने कहा कि अगर कुर्सी पर मैं बैठा होता तो आप लोगों को बाहर कर देता। सदन की गरिमा को आप लोग बार बार तार तार कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई है, उसको लेकर के बेहद गंभीर आरोप जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर पंकज सिंह,
उन्होंने लगाए और साथ ही जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। और जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, जिस तरीके से पिछली सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि केजरीवाल की सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के दिल्ली के अस्पतालों को बीमार कर दिया और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो वास्तविकता होनी चाहिए थी, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, वो कहीं ना कहीं नहीं मिली है। और उसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर सरकार निशाना साधते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, अनियमितताएं पाई गई हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, चाहे अस्पतालों की परियोजनाओं में देरी की बात हो, चाहे दवाइयों की उपलब्धता की बात हो, चाहे बेडों की कमी की बात हो, चाहे स्टाफ की कमी की बात हो, चाहे डॉक्टरों की कमी की बात हो, चाहे जो मशीन है उनकी खराब होने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुए हैं। और यही वजह है कि जो आरोप चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगा रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा रही थी, वो आरोप कहीं ना कहीं सीएजी रिपोर्ट में सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि नई सरकार अब लगातार सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर के आम आदमी पार्टी और पिछली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा हो रहा है, उसको लेकर के लंच के बाद भी क्या सदन में हंगामा इसी तरीके से बरकरार रहता है, क्योंकि सरकार इस पर चर्चा कर रही है और एक के बाद एक जो सीएजी में खुलासे हुए हैं उनको गंभीरता से सदन के पटल पर रख रही है और आरोप लगा रही है कि पिछली सरकार ने किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के काम किया है और जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, जो कहा गया था कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जा रही हैं, उनकी पोल कैसे इस सीएजी रिपोर्ट के जरिए खोली जा रही है, वो भी सदन के पटल पर साफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष बार बार हंगामा करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सदन की कार्यवाही आगे बढ़ती है तो विपक्ष किस तरीके से हंगामा करता है, क्या सवाल खड़े करता है इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर के, और उस पर जो सरकार है वो किस तरीके से काउंटर करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सीएजी रिपोर्ट को लेकर के सरकार पूरी तरह से पिछली सरकार पर हमलावर है और एक एक करके जो सीएजी रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं उनको लेकर के केजरीवाल की पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी पर वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी के काले कारनामों की विधानसभा में चर्चा हो रही है, ये कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। आम आदमी पार्टी के पाप की कलई खुल रही है। केजरीवाल नहीं चाहते थे कि सीएजी की रिपोर्ट पेश हो। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और उनकी तरफ से निशाने पर आम आदमी पार्टी को लिया जा रहा है कि सीएजी के जरिए अब आम आदमी पार्टी के पाप की कलई खुल रही है। सुनिए। आपने जो काले कारनामे किए हैं, अगर उस पर चर्चा सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में हो रही है तो आप आइए और सुनिए, और अगर आपको लगता है कि तथ्य ठीक नहीं है तो जवाब दीजिए। लेकिन अपने चोरी, अपनी लूट और अपने पापों को छुपाने के लिए आप अनेक आडंबर का सहारा लेंगी, झूठ बोलेंगी और बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। सीएजी की रिपोर्ट छुपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। अब वो रिपोर्ट अगर विधानसभा पटल पर है तो चर्चा तो होगी, पता तो चलेगा कि हेल्थ के एक्साइज में कैसे आपने चोरी किया, घोटाला किया। तो आम आदमी पार्टी को विनम्रता के साथ आकर अपने पापों का जो कलई खुल रही है उसका सामना करना चाहिए। और देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन जारी है। कल के मुकाबले में भी भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से मात दी है। इसके साथ टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा का अजय अभियान जारी है। लेकिन इस सब के बीच रोहित शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद के निशाने पर आ गए। रोहित शर्मा पर कांग्रेस प्रवक्ता ने विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा एक खिलाड़ी के रूप में रोहित शर्मा मोटे हैं, रोहित शर्मा को अपना वजन कम करने की जरूरत है, रोहित अब तक के सबसे अप्रभावी कप्तान है, ये शमा मोहम्मद की तरफ से कहा गया। इस विवाद के बाद शमा मोहम्मद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी पार्टी एक्शन में आई। पार्टी ने उनसे ये सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने को कहा और अब विवाद के बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है।
मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग, वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? शमा मोहम्मद को आप सुन रहे थे। कैसे शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर निशाना साधा और मोटापे को लेकर किस तरीके से शमा मोहम्मद की तरफ से जब निशाने पर रोहित को लिया गया तो फिर ये मोटापे पर संग्राम। लेकिन रोहित कैसे सबसे सफल कप्तान, आपको बता देते हैं। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, ये शमा मोहम्मद की तरफ से कहा गया। उन्हें वजन कम करने की जरूरत है, ये अपने पोस्ट में शमा मोहम्मद ने लिखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने रोहित शर्मा को भारत का सबसे बेअसर अनइम्प्रेसिव कप्तान भी करार दिया था। इसको लेकर जब संग्राम बढ़ा तो अब शमा मोहम्मद की तरफ से अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। उनकी पार्टी कांग्रेस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया है। और ऐसे में अपनी सफाई में शमा मोहम्मद कह रही हैं कि मैंने उनकी तुलना धोनी, विराट, सचिन से की थी, उस हिसाब से मैं कह रही थी कि वो अनइम्प्रेसिव है। विराट शमी के समर्थन में जब उतरे थे तो उन पर तो बीजेपी के लोगों ने हमला बोल दिया था। मेरे हिसाब से तो विराट सबसे अच्छे कप्तान है, ये शमा मोहम्मद की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया है। वो कह रही हैं मैं खुद एक खिलाड़ी हूं, इसलिए फिटनेस की बात करती हूं मैं, और फिटनेस के तौर पर ही मैंने जिक्र किया है रोहित शर्मा के मोटापे का, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है। ये अपनी सफाई में शमा मोहम्मद की तरफ से कहा जा रहा है। और ऐसे में रोहित ने बतौर कप्तान 140 मैचेस अभी तक खेले हैं और उनका रिकॉर्ड आपके सामने है। देखिए, कुल मैचेस 140, जिसमें जीते 101 रोहित के कप्तानी में भारत, 33 हारे हैं हमने। मतलब जो जीत का स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का, वो 72.14%। इसमें वनडे हमने 54 खेले हैं और वनडे जो है उसमें हमने 54 जीते हैं। कुल 140 जो मैचेस हैं और टेस्ट मैचेस 24 जो हमने जीते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है रोहित शर्मा की कप्तानी का। शमा मोहम्मद ने जिस तरीके का हमला बोला रोहित शर्मा पर, उस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कांग्रेस में बेतुके बयान देने वाले नेताओं की भरमार है, दूसरों को ज्ञान देने वाले अपना दिमाग जरा ठीक करें। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी को। शमा मोहम्मद कह रही हैं रोहित शर्मा को वजन कम करने की जरूरत है और बेशक भारत का सबसे बेअसर कप्तान है वो। देखो, कांग्रेस पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बनती जा रही है। अब अगर कांग्रेस पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बन जाए तो इसी तरह से बकवास बहादुरी सुनाई पड़ेगी, बिना मांगी सलाह दिखाई पड़ेगी। आप जो है वो आपको ABCD मालूम नहीं, खेल के बारे में जानकारी नहीं, और आप बहुत बड़े खेल के 30 मार्का बनना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा बकवास बहादुरी हो नहीं सकती। रोहित शर्मा की जो है अगुवाई में अभी जो है कुछ महीनों पहले भारत ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप भी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद भी इस तरीके के बयान। देखो, सबसे पहले जो लोग दूसरों को फिटनेस का जो है वो ज्ञान दे रहे हैं, खुद अपने दिमाग को फिट करें तो वो ठीक होगा। बस सर, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कि रोहित शर्मा का अगर रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो भारतीय जो कप्तान रहे हैं उनमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जितने भी कप्तान रहे, उसके बावजूद इस तरीके का बयान आखिर देने की जरूरत क्या? रोहित शर्मा एक बेहतरीन हमारे खिलाड़ी हैं और उन्होंने हमेशा भारत की जो है वो आन बान शान को आगे बढ़ाया है। तो कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान पर अब मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली सरकार के मंत्री, उन्होंने भी कड़ा विरोध जता दिया। वो कह रहे हैं इससे उनकी मानसिकता पता चलती है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने एक बयान दिया रोहित शर्मा के खिलाफ। उस बयान को किस नज़र से देखते हैं और जो बयान है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बहुत घटिया किस्म का बयान है कांग्रेस की तरफ से। उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन शमा जो बता रहे हैं जिन्होंने दिया है, मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये स्पष्ट बताता है कि उनकी मानसिकता हमारे देश पे हमला करते करते, संस्थाओं पे हमला करते करते अब उन्होंने देश की स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमला किया है। और देश की जो दुनिया में हमारी अच्छी टीम मानी जाती है, बेहतर
टीम दुनिया में मानी जाती है। इंडियन टीम उसके कैप्टन के ऊपर हमला करते हुए इस तरह की उनके प्रति अपशब्द बोलने, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कांग्रेस की एक गंदी मानसिकता को झलक है इसमें से दिखती है आपको। और साथ में मेरे को मानना है कि कांग्रेस को केवल एक ही आदमी दिखता है, राहुल बाबा। उनको लगता है कि कैप्टन का ये टीम का प्रेसिडेंट भी, टीम का कैप्टन भी शायद राहुल ही बाबा दिखना चाहिए। उनको तो ऐसा लगता है कि राहुल बाबा के आगे दुनिया ख़त्म हो चुकी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत शर्म की बात है कि आपने हमारी टीम को भी नहीं छोड़ा, और कांग्रेस की ऐसी गंदी मानसिकता है कि आज कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए, और आज स्पोर्ट्स को भी आप बख्शने को तैयार नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है। शमा मोहम्मद के बयान पर अब कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई। कांग्रेस की सांसद हैं रजनी पाटिल, उनका बयान आया। वो कह रही हैं किसी खिलाड़ी को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पार्टी इस मामले को देखेगी। देखिए, मेरा पर्सनल मत और मेरे पार्टी का भी मत अगर पूछा जाए तो इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो पार्टी उनका जवाब पूछेगी उनको। देखिए, थोड़ी देर में बिहार विधानसभा में बजट पेश होना है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना कर ली है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये आखिरी बजट है। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में इस बार का ये बजट क्या लोकलुभावना रहने वाला है, इसको लेकर कयास अलग अलग तरीके के लगाए जा रहे हैं। जानकारियां मानकर चल रही हैं कि क्योंकि बिहार में चुनावी साल है, इसीलिए इस बजट में खासतौर से फोकस महिला से लेकर युवा से लेकर किसान तक रहने वाला है। और ये वित्त मंत्री बिहार के आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम भी हैं सम्राट चौधरी, ये आज बजट पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी पूजा अर्चना करते हुए, तस्वीरें आपके सामने। तो बस थोड़ी ही समय का इंतजार बाकी रह गया है। दोपहर 2 बजे जो बजट है वो पेश किया जाएगा। बजट की कॉपी आप देख रहे हैं यहाँ सम्राट चौधरी ने अपने साथ रखी हुई है, ये देखिए आप। और बजट की कॉपी के साथ वो पूजा अर्चना करते हुए बिहार में कैसे विकास हो, कैसे बिहार के लोगों के जीवन में समृद्धि आए, इसी को लेकर ये बजट जो इस वित्त वर्ष के लिए आज बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करने जा रहे हैं। तो बिहार का बजट आज पेश होना है, और उससे पहले ही हंगामा जोरदार हो रहा है। विधानसभा के भीतर हंगामा हुआ और साथ ही विधानसभा के बाहर भी विपक्षी विधायकों ने आज प्रदर्शन किया। देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज बजट भी आना। इसी बीच महागठबंधन के विधायक बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया जाए, ये मांग कर रहे हैं। विधवा पेंशन जो है उसको 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं जमुई में घटना हुई थी, लोग कह रहे हैं कि वहाँ हिंसा भड़की, इसमें भाजपा के लोग शामिल हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे उन्माद नहीं फैलाया जा सकता है। तो विभिन्न मुद्दों पर जो है सरकार की घेराबंदी जो है वो की जा रही है। 2 बजे डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। बिहार का चुनावी साल है। सरकार तो कह रही है कि महिला, युवा, किसान, नौकरी, ग्रामीण विकास पर फोकस रहेगा, हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है लगातार घेराबंदी जो है वो सरकार की कर रहा है। धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है। बजट में क्या घोषणा हो ये लोग ये चाहते हैं, कह रहे हैं। देखिए, जीविका दीदी को नियमित करना होगा, उन लोगों को रेगुलराइज कीजिए। तो तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। और इस बीच ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, एक तस्वीर विधानसभा के भीतर की है और एक तस्वीर विधानसभा के बाहर की है। बाहर विपक्ष के जो विधायक हैं वो बाकायदा बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए नजर आए, बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने। और वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के भीतर भी आज बजट पेश होने से पहले हंगामा जोरदार हुआ। तो ये तीखा आर पार जो देखने के लिए मिल रहा है पक्ष विपक्ष के बीच, बिहार विधानसभा के भीतर और वहीं बिहार विधानसभा के बाहर। आप देखिए कैसे जो विपक्ष के विधायक हैं वो जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और ऐसे में चुनावी बजट में कैसे तोहफे खटाखट दिए जा सकते हैं, खासतौर से गरीब परिवार जो हैं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सीधे मदद, दिव्यांग विधवा पेंशन की राशि
बढ़ाने की तैयारी में सरकार। बजट में यह ऐलान संभव। 80,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली का फैसला अब लिया जा सकता है। किसानों के लिए कई तरीके की सब्सिडी जो है वो इस बजट में लाई जा सकती है। बिहार के लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान इस बजट में किया जा सकता है। तो एक के बाद एक ये बड़े ऐलान जो आज के बजट में संभव है। बिहार विधानसभा में दोपहर 2 बजे बजट आने वाला है। बस थोड़ी देर का इंतजार रह गया है। बिहार विधानसभा में बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की है। तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जब बजट पेश करने से पहले सम्राट चौधरी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश सरकार का ये आखिरी बजट है क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में देखिए, इस चुनावी साल में वित्त मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी पूजा अर्चना करते हुए बजट की कॉपी की पूजा उन्होंने की है। बजट की कॉपी अपने हाथ में उठाई हुई है। सम्राट चौधरी की तस्वीरें आपके सामने। तो 1:30 बजने को है और दोपहर 2 बजे बिहार विधानसभा में ये बिहार का बजट जो पेश किया जाएगा। और ऐसे में क्योंकि ये चुनावी साल है, इसीलिए खासतौर से फोकस बजट के लोक लुभावन होने पर है और कैसे अलग अलग जन समूहों को इस बजट के जरिए साधा जाएगा, इसी को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। महिलाओं के लिए बजट से क्या निकलेगा, युवाओं के लिए बजट क्या बाहर लेकर आने वाला है, खुशखबरी किसानों के लिए इस बजट में क्या होगी, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। और उसके बाद दोपहर 2 बजे से ये बिहार का बजट जो आपके सामने होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पटना से आप देख रहे हैं शशांक और निधिश्री, दोनों इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इनसे जानते हैं। शशांक, बताइए जरा कि आखिरकार ये जो बजट है ये बिहार की जनता की उम्मीदों का बजट, उम्मीदों पर खरा उतरे, इसलिए नीतीश सरकार ने क्या तैयारी की है? सरकार की तैयारी पूरी है और बड़ी तैयारी है। इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए सरकार एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये बजट होगा। अभी वाला जो है वो 2.7 लाख करोड़ का है। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधिश्री हैं। चुनाव भी है, प्लस महिलाओं को लेके क्या कुछ बड़ा ऐलान होता है, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। 48% बिहार में महिला वोटर हैं। नीतीश की वोटर मानी जाती है, लेकिन तेजस्वी तो कल से ही दबाव बना रहा है, भाई गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया दो। क्या लग रहा है और क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसको ऐसे देखना होगा कि पूरा का पूरा चुनाव एनडीए किस तरीके से लड़ेगी ये आज के बजट पर ज़्यादातर निर्भर करता है। और यही वजह है कि आज के बजट पर सबकी निगाहें हैं और चर्चाएं इस बात को लेकर है कि बजट में क्या कुछ ऐलान हो सकता है जिससे कि एनडीए खुद को स्ट्रांग पोजीशन में रखने का। हालांकि ये सरकार की तरफ से बजट है, इसको किसी दल से ना जोड़कर देखा जाए, लेकिन जाहिर है वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में ये जो बजट होगा इसमें किन किन सेक्टर्स में फोकस होगा। जैसा कि हम सुबह जिक्र भी कर रहे थे कि महिलाएं मुख्य केंद्र में होंगी। इसके अलावा कृषि, चूँकि कृषि प्रधान है बिहार, और इस वजह से क्या कृषि को लेकर के सब्सिडीज़ को लेकर के क्या कुछ इस बजट में जगह मिल सकती है, इस पर निगाहें होंगी। इसके अलावा रोज़गार, चूँकि रोज़गार को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर घेरते रहे और जितने भी रोज़गार दिए गए, विशेष तौर पर जब शिक्षकों की बहाली हुई तो तेजस्वी आरजेडी ने क्रेडिट लेने का काम किया। तो ऐसे में इस बार कोशिश होगी कि क्या रोज़गार पर क्या कुछ ऐलान इस बजट में होता है। जी, राबड़ी देवी का भी बयान आया है कि गैस सिलेंडर आप 500 रुपये में दीजिए। महिलाएं जो है महंगाई की मार झेल रही हैं। आरजेडी की तरफ से मांग उठ रही है कि जीविका दीदियों को आप नियमित करिए। वृद्धा पेंशन योजना हो, दिव्यांग पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना, इसको 400 से बढ़ाकर प्रतिमाह 1500 रुपये कीजिए। तो एक दबाव तो सरकार पर जरूर बनाने की कोशिश की गई है। अब सरकार कितना ऐलान करती है, सरकार की तो अपनी भी तैयारी। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी कई महीनों पहले ऐलान कर चुके हैं कि जब आरजेडी की सरकार आएगी तो माई बहन सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये महिलाओं को प्रति महीने देंगे। इसके साथ साथ बीते दिन जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पर मुझे लगता है जिक्र करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सिलेंडर सस्ता करे सरकार। इसके अलावा महिलाओं पर फोकस करे। वृद्ध और विधवा पेंशन योजना जो है वो पुराने समय से चली आ रही है, उनकी जो पैसे मिलते हैं उसको बढ़ा दे सरकार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी के इर्द गिर्द सरकार की भी नजर रहने वाली है। और अगर जब बजट का ऐलान होता है और इनमें इन सब चीजों का जिक्र होता है तो फिर ये देखना होगा कि इस बार चुनाव से कैसे। जी, बात यह आ रही है कि सरकार कुछ नए एयरपोर्ट का भी ऐलान कर सकती है।
देखिए, एयरपोर्ट का ऐलान तो बिहार सरकार के बजट में नहीं हो सकता है, लेकिन इसके अलावा चूंकि ये केंद्र की तरफ से पहले ही जो है वो ऐलान किया जा चुका है कहाँ कहाँ विस्तारीकरण होना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा मुख्य जो केंद्र है वो यही है कि महंगाई से बचने के लिए, चूंकि ये एक सरकार पर नजरें हैं कि क्या इसको लेकर के कुछ जो है चर्चाएं इस बजट में हो सकता है। ठीक है निधि, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर युवाओं से लेकर महिलाओं तक और किसानों को किस तरीके से साधने का काम सरकार की तरफ से इस बजट में किया जाएगा, इस पर निगाहें हैं। लेकिन वही निगाहें विपक्ष ने भी इस बजट पर गाड़ी हुई है। बिहार विधानसभा में कुछ ही देर में बजट पेश होगा, इसको लेकर सियासत तेज है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनका बयान सामने आ गया, जरा वो पहले सुन लीजिए आप। 400 रुपया मिलता है, 1500 रुपया करना होगा, 2500 रुपया मिलना चाहिए महिलाओं को, 2 यूनिट बिजली फ्री करना होगा। तो राबड़ी देवी को आप सुन रहे थे। लगातार विपक्ष की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश नीतीश सरकार पर की जा रही है इस बजट को लेकर। देखिए किस तरीके से जो एलपीजी सिलेंडर हो वो सस्ता किया जाए, महिलाओं को 2500 रुपए जो सहायता है आर्थिक तौर पर वो दी जाए, इसके अलावा जो पेंशन है उसकी राशि में बढ़ोतरी की जाए। ये वो तमाम मांगे हैं जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार को इस बजट में इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो विपक्ष अपनी जगह सरकार पर बजट से पहले दबाव बनाता हुआ, लेकिन इस बीच हलचल क्या है जरा एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। निधि और शशांक दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वित्त मंत्री बिहार के पहुंच गए क्या विधानसभा? शशांक, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए बस 10 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं और 2 बजे से वो जो है विधानसभा में सदन में जो है वो बजट पेश करेंगे। हम निधि श्री से भी बात करेंगे। देखिए 2 और अहम बातें हैं। जब जातीय गणना हुई थी तो आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था, 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए थे जिनको कहा गया था कि 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। आरोप लगाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि तब तो सरकार में हम लोग हटे तो पैसा देना बंद कर दिया गया, सो आप ये पैसा दीजिए और इस पर कुछ राशि और जोड़िए। क्या लगता है सरकार का फोकस इस पर भी रहेगा? देखिए, गरीबों पर फोकस करते हुए सरकार कुछ ऐलान कर सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी जेडीयू के साथ जो कार्यकाल रहा है दोनों का साथ में, वो लगभग 1.5 से 2 साल का रहा है, उससे ज़्यादा का रहा नहीं है। और ऐसे में बार बार ये जेडीयू कह रही है कि काम हमने किया, और जितना नौकरी की बात हो या इस तरीके की योजनाओं का ऐलान हो उसका क्रेडिट आरजेडी लेती रही है। और जैसा हमने बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जिन जिन मुद्दों को लेकर के आरजेडी ने सरकार को घेरने की कोशिश की, और जैसा राबड़ी देवी का भी बयान आया है, आज जो ऐलान होता है उस पर भी आरजेडी ये कहेगी कि हमने तो पहले ही इन सब चीज़ों का ऐलान किया था और सरकार ने हमारी योजनाओं को कॉपी किया है, तो ये तो चलता रहेगा। अब जी कि नीतीश का भी 3 महीना तक प्रगति यात्रा चला, तो सड़क को लेके चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और नगर विकास को लेके कई तरह की घोषणाएं उन्होंने की हैं, तो उसको भी बजट में शामिल किया जा सकता है, तो ये भी एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, चूँकि प्रगति यात्रा लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं और सभी ज़िलों में वो गए और हर एक ज़िले में उन्होंने जिलेवार तरीके से बैठक की और फिर उन योजनाओं को लेकर के चर्चाएं भी की। एक बड़ा बजट का हिस्सा जो है इसमें क्या इसको केंद्रित रखते हुए जो है वो रखा जाएगा, दिया जाएगा, उस पर भी फोकस रहेगा। और मुझे लगता है सम्राट चौधरी थोड़ी देर में पहुँचेंगे और तस्वीरें भी आई है कि किस तरह उन्होंने बाकायदा पूजा पाठ की है अपने घर पर, और जो फोकस है बिहार के बजट को लेकर के वो जो है वो दिख रहा है कि घर से निकल रहे हैं बजट पत्र लेकर के और उसके साथ वो पूजा पाठ करते हैं। और इंतजार मुझे लगता है सम्राट चौधरी का जो है ले दे के चुनावी वर्ष है, तो युवा, महिला, रोजगार, ग्रामीण विकास, फोकस तो यही होने वाला है, लेकिन महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा क्योंकि महिला वोटर सरकार बनाने में, सरकार को हटाने में अहम भूमिका निभाती है, खासकर बिहार में। जी बिल्कुल, लगभग आधी आबादी है बिहार में महिलाओं की, और नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं वो लेकर आए हैं उनको वो दिखता भी है पटल पर। और पिछले दिन जब उन्होंने महिलाओं को नियोजित शिक्षकों को जो वो पत्र बांटा था उसमें भी जिक्र किया था कि क्या 2005 से पहले महिलाएं मुस्कुराती, आज उनके साथ सरकार आई है तो मुस्कुराने भी लगी है। जाहिर है महिलाओं पर भी फोकस रहेगा और महिलाओं के हित में क्या कुछ योजनाएं आज के बजट में क्या कुछ फंड लेकर आती है इसको भी देखना होगा। जी देखिए, उधर फ्रीबीज की बात करें तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त हर महीने देने की बात जो है तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार इसको बजट में ऐलान करे, हमारी सरकार आएगी तो हम तो ये करेंगे। तो तेजस्वी जितनी बात कर रहे हैं ले दे के, तो सरकार के एजेंडा में वो सब तो है ही। अगर सरकार उसको घोषणा भी करेगी तो तेजस्वी तब भी क्रेडिट लेंगे कि हमारे दबाव के कारण।
बिल्कुल, तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही कह दिया कि ये फोकस है उनका अगर उनकी सरकार आती है तो। और ऐसे में आज के बजट पर यही है कि जो जिन बातों का जिक्र किया तेजस्वी ने, इसमें तो एक 200 यूनिट बिजली फ्री का भी जिक्र किया है। क्या उसको लेकर के भी सरकार आज कुछ कहती है, वित्त मंत्री कुछ कहते हैं, इस पर भी नजरें होंगी? बिल्कुल नजरें होंगी। निधि भी मुझे लगता है मुझे सुन पा रही है। मेरा सवाल आप दोनों से ही है, मुझे लगता है शायद निधि भी मुझे सुन पा रही है। मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से आधी आबादी, अभी जिसका जिक्र शशांक कर रहे थे, भाई वो आधी आबादी जो है वो तो नीतीश कुमार की एकदम कट्टर वोटर मानी जाती है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव सामने आ गए और वो कह रहे हैं साहब 2500 रुपए आप इस आधी आबादी के सम्मान की राशि के तौर पर दीजिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उस आधी आबादी या नीतीश कुमार के उस कट्टर वोटर में, वोट बैंक में ये सेंध लगाने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है क्या इस मांग के साथ तेजस्वी यादव यहाँ पर नीतीश सरकार की घेराबंदी करते हुए उसको फंसाते हुए नजर आ रहे हैं? निधि, बिल्कुल, देखिए रुमाना, हम सब जानते हैं कि शराबबंदी कानून जब 2016 में नीतीश सरकार लेकर आई थी तब से ये कहा जा रहा है और नीतीश कुमार खुद भी कहते आए हैं कि महिलाओं की डिमांड थी जिसको ध्यान में रखा गया और उसके बाद शराबबंदी कानून आया। और लगातार तब से ही कहा जा रहा है कि महिलाओं की आबादी, जब हम बिहार में विशेष तौर पर बात करते हैं तो लगभग आधी आबादी, और उन आधी आबादी में सेंधमारी की जो कोशिश है वो साफ नज़र आ रही है। शशांक, मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी यही वो कहने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, महिलाओं पर फोकस आरजेडी का भी है, वो भी चाहते हैं कि वोट मिले, क्योंकि देखिए बार बार तेजस्वी जो है महिलाओं को लेकर ही जो है ऐलान ज़्यादा कर रहे हैं। अभी वो भी पूरे बिहार में जो है कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद कार्यक्रम में गए, हर जिले में गए, कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों से मिले, महिलाओं से मिले। तभी उन्होंने कल कहा कि जब मैं महिलाओं से इंटरेक्ट कर रहा था तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो महंगाई की मार झेल रही हैं, परेशान हैं, गैस भराने के उनके पास लेने के पैसे नहीं है, इसलिए 2500 रुपया तो हम माई बहन योजना के तहत देंगे ही, 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी देंगे, ये हमारा वादा है। और उसके पहले उन्होंने मांग कर दी कि सरकार अगर थोड़ा भी चिंता करती है महिलाओं की, गरीबों की, तो कल ही इसको बजट में ऐलान करे। तो और क्या क्या बड़ी घोषणाएं होनी है, इस पर सबकी नजरें रोमाना टिकी हुई हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। और अब तो देखिए सम्राट चौधरी भी पहुंचने वाले होंगे विधानसभा में। दोबारा आप दोनों का रुख करूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के रोहित शर्मा पर दिए बयान को लेकर टीएमसी सांसद सामने आए हैं और उन्होंने समर्थन कर दिया है। टीएमसी के सांसद है सौगत रॉय, उन्होंने शमा मोहम्मद के बयान को सही ठहरा दिया। कह रहे हैं कांग्रेस नेता ने जो कहा वो तो बिल्कुल सही कहा है, रोहित शर्मा को टीम में नहीं होना चाहिए, ये सौगत रॉय की तरफ से कहा गया है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान का समर्थन उन्होंने कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के बयान का खुद उनकी पार्टी कांग्रेस ने ही समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस ने शमा मोहम्मद को नसीहत दी है और साथ ही शमा मोहम्मद से उनका सोशल मीडिया का ये जो पोस्ट था वो भी डिलीट करवा दिया है। लेकिन अब शमा मोहम्मद के समर्थन में टीएमसी के सांसद सौगत रॉय आ गए। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोला है ठीक बोला है। स्वागत रॉय को आप सुन रहे थे, वो अब एक कदम और आगे बढ़ गए। मतलब वो खिलाड़ी के तौर पर ही अब रोहित शर्मा पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब रोहित शर्मा की तो कोई जगह ही नहीं बन रही है टीम में, क्योंकि वो कप्तान है इसीलिए वो टीम में खेल रहे हैं। उनकी तो परफॉर्मेंस जो है वो लगातार पिछले काफ़ी समय से फीकी है और इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक खेल प्रेमी के तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि वो ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टीएमसी के सांसद सौगत रॉय जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत सर, ये रोहित शर्मा को लेकर सर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? शमा मोहम्मद के बयान से तो उनकी पार्टी टीएमसी ने करनी काट, कांग्रेस जो है वो पल्ला झाड़ रही है और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा वो तो मेरी बात है। एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्पोर्ट्स लवर मैंने बयान दिया कि रोहित शर्मा को टीम में नहीं रहना चाहिए। वो भारत के अधिनायक है, लेकिन मैच पर मैच वो कम रन में आउट हो रहे हैं। एक सेंचुरी किया और सब मैच में
बिलो 50 वो आउट हो रहा है, उनको टीम में ही नहीं रहना चाहिए। कैप्टन तो छोड़ दीजिए, वो दूसरे लोग अच्छे खेलते हैं, इसका क्रेडिट उसको मिलता कैप्टन के रूप में, उसको रहना नहीं चाहिए। कल भी क्या किया न्यूजीलैंड के साथ, तो ये जितना जल्दी छोड़े उतना अच्छा है। सर आप तो खुद एक क्रिकेट लवर हैं, जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है और बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, ये समय सही है सर अपने कप्तान पर इस तरीके से हमला करने का? कल कैप्टन ने क्या किया, कितना रन किया? चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं तो वो फेल करने से भी उसको सपोर्ट करने पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि क्या ये टाइमिंग सही है रोहित शर्मा पर इस तरीके के निशाने साधने की? क्या चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये तमाम बातें नहीं की जा सकती हैं? रोहित शर्मा बहुत खराब खेल रहे हैं, उसको ड्रॉप करना चाहिए। पर सर रोहित शर्मा की कैप्टनसी में हम लगातार जीत भी तो रहे ना। स्ट्राइक रेट टीम इंडिया का जीतने का रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो 72%, 72% से ज्यादा है सर। भारत में बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको कैप्टन बनाया जाए। जो आदमी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है वो कैप्टन होके क्या करेगा? तो आप शमा मोहम्मद के बयान का समर्थन कर रहे हैं सर? शमा मोहम्मद क्या बोला है वो तो मुझे पता नहीं है। अगर वो चाहता है, वो चाहती है कि रोहित शर्मा को हटाया जाए तो मैं उसी बयान पर लगे हुए हूँ, लेकिन शमा मोहम्मद के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, शमा मोहम्मद ने तो कह दिया कि वो बड़े अनइम्प्रेसिव कैप्टन रहे हैं। शमा मोहम्मद तो कह रही है कि उनका वजन ज्यादा है, मोटे हैं वो खिलाड़ी के तौर पर। जी, लेकिन उसके साथ मेरा क्या है? मैं भी चाहता हूँ कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस के कारण उसको टीम से हटाया जाए। सर लेकिन हम सब जानते हैं कि क्लास परमानेंट होती है सर, फॉर्म तो कई बार आता जाता रहता है, तो इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं आप? ना बहुत दिन उसको चांस दिया गया, उसको हटाया जाए। आप लगता है बहुत सपोर्टर रोहित शर्मा को, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं जैसे लोग उसका हटाने का प्रश्न बोलूंगा। नहीं सर, सब हैं तो हम लोग क्रिकेट प्रेमी, आप हो या मैं हूं, और ऐसे में हम सबकी अपनी अपनी पसंद भी हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल तो बस ये है कि जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विदेश में है, भारत में है भी नहीं अभी खिलाड़ी, तो सर इस समय इस तरीके की मांग करना, क्या हम सर डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को? अरे विदेश में है, दुबई में है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दूसरे लोग अच्छे खेल रहे हैं, रोहित शर्मा तो अच्छा नहीं खेल रहे। यही होता है कि रोहित शर्मा कुछ भी खेले तो उसको समर्थन किया जाए। विदेश में है, आप ये पेट्रियोटिज्म उठाने का कोशिश कर रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब बहुत टाइम हो गया, रोहित शर्मा को बहुत समय दे दिया, वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो वो क्यों बने हुए हैं टीम में? आपको क्या लगता है? रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस को तो आप बाबा दे रहे हैं, नहीं बोले। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है, अगर आपकी नजर में रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके न सिर्फ टीम में बल्कि टीम के कप्तान है वो, तो इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? A person must justify his place in the team. Only then his captaincy can be considered. No, but I'm asking then why do you think is he still in the team? वो टीम में क्यों है? अगर आपकी नजर में वो परफॉर्म नहीं कर रहे, वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो वो टीम में क्यों है आपकी नजर में? मैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीसीसीआई का कुछ नहीं होता, मैं एक आम जनता हूँ जी। मेरा ये फीलिंग है, मैं बोला आप बहुत रोहित शर्मा का समर्थक है, आप करिए समर्थन, आपका तो अधिकार है। सर हीरो तो है ना रोहित शर्मा हमारा, अपने हीरो का हम इस तरीके से अपमान अगर करें तो क्या वो सही कहा जाएगा? सर नहीं खेल पाएगा क्रिकेटिंग, सर क्रिकेट का लेजेंड तो है ना रोहित शर्मा,
वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान तो है ना सर रोहित शर्मा। जी, तो शाबाशी दूंगा क्या? जी नहीं खेलने से शाबाशी दूंगा क्या? नहीं, मेरा तो ये कहना है सर कि जरूर से बात की जानी चाहिए, कमजोरियों की बात की जानी चाहिए, ताकत की बात की जानी चाहिए, लेकिन मैं तो फिर से वही बात टाइमिंग को लेकर मैं तो सवाल पूछूंगी सर कि अभी जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है, एक आईसीसी के इतने बड़े टूर्नामेंट के बिल्कुल बीच में है, बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, सेमीफाइनल हमें खेलना है, हम उम्मीद कर रहे हैं फाइनल खेलकर हम कब जीत कर लेकर आएंगे, तब इस तरीके से हमले अचानक से देश के भीतर से अपनी ही टीम के कप्तान पर अगर होने लगे सर, तो सवाल तो बनता है। एक ही बात दोहराते क्यों? सब लोग जानता है टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन दो मैच हुआ जी, पाकिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस नील, तो इसलिए मैं चाहता हूँ चले जाए बस। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए सर? बस और लंबा मत करिए जी, और लंबा मत करिए। आई वांट टू एंड दिस इंटरव्यू। ठीक है सर, ठीक है, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से अपनी बात रखने के लिए। तो आप स्वागत राय को सुन रहे थे, टीएमसी के सांसद है, वो कह रहे हैं कि उनकी नज़र में रोहित शर्मा जो है अब उनकी टीम में जगह नहीं बनती। वो कह रहे हैं कि आप देख लीजिए उठाकर रिकॉर्ड, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस पिछले काफ़ी वक्त से उतना शानदार नहीं है जितना होना चाहिए, और ऐसे में अब सौगत रॉय के हिसाब से रोहित शर्मा की कप्तानी तो दूर, टीम में जगह ही नहीं बनती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रोहित शर्मा पर इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीसीसीआई रोहित शर्मा के बचाव में, रोहित शर्मा पर इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण, ये बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए वाकई में टाइमिंग को लेकर तो हर किसी के मन में सवाल उठेगा कि ऐसे समय में जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है, जब टीम आईसीसी के एक टूर्नामेंट में है और टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तब खिलाड़ी, और वो भी वो खिलाड़ी जिसने टीम इंडिया को बुलंदियों पर पहुंचाया है, जिसने भारत को वर्ल्ड कप जिताया है, और टीम को जो लीड कर रहा है, जो टीम का कप्तान है, उस पर अचानक से ये हमले क्यों? ऐसे में अब बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है रोहित शर्मा पर इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों का ऐसा बयान देना सही नहीं है, ये बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब रोहित शर्मा के बचाव में सामने आया है। बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है रोहित शर्मा पर इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक, टीम जीत रही है और बावजूद इसके ये हमले रोहित शर्मा पर जो बढ़ रहे हैं, आखिरकार बोर्ड को आना पड़ा है बचाव में। जी हाँ बिल्कुल रोमाना, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीसीसीआई को आकर बचाव करना पड़ रहा है। ये इंडियन टीम है, टीम इंडिया है, और हम सबको रिप्रेजेंट करता है, और वो भी ऐसे मौके जब आपका सेमीफाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हो, क्योंकि टीम इंडिया को सिर्फ ओपोनेंट्स के लड़ना चाहिए जो मैदान में उनके साथ खेल रहे हो, ना कि वो लोग जो मैदान के बाहर हो, जिनको वो अपना फैन, अपना सपोर्टर्स मानते हैं, उनकी तरफ से ऐसे बयानबाजी आती है तो उससे पूरा माहौल खराब होता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, और इस तरीके की कंट्रोवर्सी अवॉइड करनी चाहिए। और यही हमेशा से फर्क रहना चाहिए भारत में और पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके की चीजें होती हैं, भारत में नहीं। भारत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरे के पूरे लोग, चाहे टीम अच्छा खेले, खराब खेले, कैसे भी खेले, टीम हमेशा खिलाड़ियों के पीछे रहती है, और इस तरीके के बयानबाजी जब आती है तो बहुत खराब लगता है। और इसी वजह से बीसीसीआई ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी और ये बताया है कि प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट ना करें। कल एक बहुत अहम मुकाबला है, सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उससे पहले टीम को फोकस मैदान के अंदर की चीजों पर रखना चाहिए। जीएफ, हम सब जानते हैं, ऑन अ लाइटर नोट, भारत के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर तो हर गली मोहल्ले में रहने वाला भी क्रिकेट को लेकर एक्सपर्ट बन जाता है, उसको लेकर अपनी एक्सपर्ट राय देता है। और ऐसे में अब जबकि रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान, उनको लेकर ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, नेगेटिव, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उस पर बोर्ड का सामने आना बचाव करने के लिए, इसकी वजह क्या मानी जाए? क्योंकि यहां पर जो उंगलियां रोहित शर्मा पर उठ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट प्रेमी या एक तरीके से आम इंडिविजुअल्स नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। इसी वजह से बोर्ड सामने आया।
देखिए, बोर्ड को मजबूरन आना पड़ा क्योंकि ये जो है पॉलिटिक्स में धंसता जा रहा था और क्रिकेट एकमात्र ऐसी गेम है जहां पर चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, सभी के सभी जो है वो इस गेम के साथ जुड़े हुए हैं, मैचेस टीम इंडिया के देखने आते हैं। तो इस तरीके के बयानबाजी से जो है काफी माहौल खराब होता है और इसीलिए बीसीसीआई की तरफ से एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया गया कि इस तरीके के स्टेटमेंट से हम सबको बचना चाहिए, काफी अनफॉर्चुनेट है। और मैं ये जो बॉडी शेमिंग की बात हो रही है रोमाना, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा एनेक्डोट है ये कि आपने देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्जुना रणतुंगा, डेविड बून, कॉर्नवेल, अभी आजम खान जो पाकिस्तान के, इन सब के खिलाफ बॉडी शेमिंग हुई है। तो एक बार अर्जुना रणतुंगा से पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि आप इतने मोटे हैं और आपको भागना पड़ता है, आपको खराब नहीं लगता है? तो अर्जुना रणतुंगा ने उस वक्त कहा था, और ये आज तक बहुत मशहूर है, कि जब तक कि मेरी खुद की बीवी को मुझसे प्रॉब्लम ना हो, मुझे नहीं लगता किसी और को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और आज मैं ये एनेक्डोट आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आज ये बात जो है, रोहित शर्मा जब तक रन बना रहे हैं, टीम इंडिया के कप्तान हैं, अगर किसी को दिक्कत होनी चाहिए तो वो बीसीसीआई के फिटनेस ट्रेनर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर। लेकिन सवाल तो यहाँ पर देखिए, अभी कुछ देर पहले जब मैं सौगत रॉय से बात कर रही थी तो उन्होंने तो रन ना बनाने को लेकर ही रोहित शर्मा को घेर लिया। वो तो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा क्योंकि कप्तान है इसीलिए टीम में बने हुए हैं, वरना पिछला परफॉर्मेंस उठाकर आप रोहित शर्मा का देख लो, वो कह रहे हैं उनके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे हैं। जीएस विवेक, तो मेरे ख्याल से शायद सौगत राय जो है वो अलग ही क्रिकेट देख रहे हैं, शायद पुराना कोई हाईलाइट देख रहे होंगे, क्योंकि पहला मुकाबला अगर वो देखें बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पर रोहित शर्मा के रन हैं। वनडे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में रन सिर्फ 100-150 से नहीं होते हैं, रन होता है इम्पैक्ट किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से शुरुआत करते हैं। और अगर हर कोई सिर्फ आंकड़े देख के, स्टैटिस्टिक्स देख के बोलना लग जाए तो उसकी कोई अंत ही नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि इंडिया में क्रिकेट के एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है, गली गली में क्रिकेट एक्सपर्ट है, लेकिन अगर आंकड़े की भी बात करें तो भी मेरे ख्याल से सौगत राय ने कुछ गलत ही आंकड़े देखे हैं रोहित शर्मा के बारे में। व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर रोहित शर्मा का कोई मेल नहीं है, कोई उनके साथ तुलना नहीं कर सकता है, तो उनके रन बहुत ज्यादा बने हैं। तो मेरे ख्याल से वो काफी कंफ्यूज लग रहे हैं यहाँ पर सौगत राय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जीएस विवेक। हम सीधे जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विनोद बंसल, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद जी, जिस तरीके से रोहित शर्मा को लेकर अचानक से हमले होने लगे हैं बतौर खिलाड़ी, और उनकी फिटनेस को लेकर भी यहाँ पर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ना, वो उस बात को लेकर तिलमिला गई है कि आखिरकार भारत की टीम ने पाकिस्तान को क्यों हरा दिया, वो भी उसके घर में जाकर के, मात में जाकर के, और उसको मारा है। और वो अब चूंकि कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जब तक कांग्रेस कुछ बात कहे और पाकिस्तान में ताली न बजे तो मजा नहीं आता ना उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से वो बिलबिलाई हुई है। और रोहित शर्मा कोई सिंपल कोई खिलाड़ी नहीं है, भारत के हीरो हैं, हमारे टीम के कप्तान हैं, हमें उन पर गर्व है। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है और उनके शरीर के बारे में या उसके बारे में कोई इस तरह की बातें करता है, तो मुझे लगता है देश क्षमा नहीं कर सकता। इस समय जो है ना, देश के कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को न सिर्फ ऐसे प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, अभी तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश से। आखिरकार देश के हीरो के ऊपर इस तरह की उंगली उठाना, क्या ये कांग्रेस को शोभा देता है क्या? बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी, एबीपी न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि साहब, ये हमले जो इस तरीके से रोहित शर्मा पर हो रहे हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने उन पर निशाना साधा, इसके पीछे विनोद बंसल कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है कैसे भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। ऐसी बयानबाजी करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। हमें रोहित शर्मा पर गर्व है, ये विनोद बंसल की तरफ से कहा जा रहा है। तो विनोद बंसल कह रहे हैं कि दरअसल ये वो खींच है जो कांग्रेस के लोग निकाल रहे हैं रोहित शर्मा पर, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं, और देखिए किस तरीके से मामला अब सियासी तौर पर गर्मा गया है। अब हर तरफ से रोहित शर्मा के बहाने कहीं ना कहीं सियासत चमकाने की एक जुगत देखने के लिए मिल रही है। और इस मामले में अब बोर्ड को सामने आना पड़ा है, क्रिकेट बोर्ड सामने आया है। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रोहित शर्मा का खुलकर बचाव किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि शमा मोहम्मद ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उनकी पार्टी कांग्रेस ने उसको डिलीट करवा दिया है। शमा मोहम्मद को नसीहत दी है कि भविष्य में इस तरीके की बयानबाजी से वो बचें, और साथ ही कांग्रेस ने शमा मोहम्मद के इस पूरे बयान से पल्ला भी झाड़ा है। लेकिन सियासत इस मामले में लगातार बढ़ती जा रही है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय सामने आ गए हैं। शमा मोहम्मद के बाद
टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी रोहित शर्मा पर निशाना साध दिया है। वो तो फिटनेस और कप्तानी से आगे बढ़कर एक खिलाड़ी के तौर पर भी रोहित शर्मा की जगह नहीं बन रही है टीम इंडिया में, इसका जिक्र करके रोहित शर्मा पर हमला साध रहे हैं।